हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज फिर हम इकोनॉमिक्स के एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आज हम क्लास 11th के लिए स्टैट्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन। इसका ये दूसरा पार्ट है। इसका पहले वाला पार्ट हमने आपको पहले बता दिया था। उम्मीद है आपने वो पार्ट देखा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो देख सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि डेटा क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है और डेटा कलेक्ट करने के लिए जो क्वेश्चनर है यानी प्रश्नावली है वो किस तरह से बनाई जाती है और प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए थे। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब उससे आगे का पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे जो आपका सेकेंड लेसन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए, अब हमने प्रश्नावली तैयार कर ली है। अब हम जरा उन विधियों की बात कर लेते हैं जिनसे हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं, कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं, साथ साथ उनकी जो खूबियां हैं और जो खामियां हैं उनको भी डिस्कस करते चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला विधि है उसको हम कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू या व्यक्तिगत साक्षात्कार। इस विधि में जो अनुसंधान करता है वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिससे उसे आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, उससे वो प्रश्न पूछता है और उसके उत्तर को रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस तरह से हमारे पास वो आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। इसको आप प्राथमिक डाटा भी कह सकते हैं। इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि आपको जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो बहुत शुद्ध आंकड़े प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। जो अनुसंधान करता जब किसी व्यक्ति के पास जाता है तो वो व्यक्ति भी उसको अच्छा रिस्पॉन्स देता है, यानी जितने प्रश्न उससे पूछे जाते हैं वो सब उसके उत्तर देता है। इसमें साथ साथ खूबी ये भी है कि अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है उत्तरदाता को, तो जो अनुसंधान करता है वो उसको समझा सकता है कि इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या है या किस संबंध में पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इसमें खूबियाँ भी हैं, लेकिन खामियाँ भी हैं। कुछ खामियाँ क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। मान लो अगर आपको 100 आदमियों का या 500 आदमियों का डेटा इकट्ठा करना है तो आपको 500 आदमियों के पास जाना पड़ेगा और उनसे डेटा लेना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। साथ ही साथ ये विधि जो है वो खर्चीली भी बहुत है, क्योंकि इतना जब समय ज़्यादा लगेगा तो उतना समय के साथ साथ पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। लेकिन जहाँ पर सीमित क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र में शुद्ध आंकड़े इकट्ठे करने का ये बहुत अच्छा तरीका भी है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड हम कह सकते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू या टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी के पास न जाकर हम टेलीफोन द्वारा उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं और उनसे उस आंकड़ों को पूछते हैं और उन आंकड़ों को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह का जो मेथड से हम डेटा इकट्ठा करते हैं उसका तो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। ये भी लगभग जो पर्सनल इंटरव्यू की तरह ही है, लेकिन इसमें हम व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं। तो इसमें खूबियाँ क्या हैं? इससे सबसे अच्छी खूबी है कि ये सस्ता है, क्योंकि आप पर्सनल इंटरव्यू में व्यक्तिगत रूप से आपको जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप उत्तरदाता से उसी तरह के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे आप व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें जल्दी भी हो जाता है, इसमें समय भी कम लगता है, क्योंकि आपके हर एक के पास जो आने जाने का समय है वो इसमें बच जाता है। लेकिन इसकी जो डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स इसकी ये है कि हर एक व्यक्ति के पास टेलीफोन नहीं है, तो हम केवल उन्हीं व्यक्तियों से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं जिनके पास टेलीफोन हो। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को हमने टेलीफोन किया है वो हमारे टेलीफोन का उत्तर दे, ये भी इसमें एक खामी है। साथ ही साथ जब हम किसी को टेलीफोन कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे। हो सकता है वो कुछ प्रश्नों का उत्तर दे, कुछ प्रश्नों का ना दे। तो ये इस तरह से इसमें खामियां हैं। अगली विधि है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। इसमें होता क्या है कि जो हम प्रश्नावली हमने बनाई है उस प्रश्नावली को हम डाक से उन उत्तरदाताओं के पास भेज देते हैं जिनसे हमें आंकड़े चाहिए, और वो इस प्रश्नावली में अपने उत्तर भरकर वापस हमें दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो डेटा है वो कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो विधि है ये ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो खूबियाँ हैं, नंबर एक तो ये बहुत सस्ती है, यानी जो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हैं या आप व्यक्तिगत साक्षात्कार कर रहे हैं तो उससे ये सस्ती है। साथ ही साथ जब हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी के पास जाने की देरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जो उतना समय है उतना समय हमारे पास बच जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर टेलीफोन नहीं है या जहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं है वहाँ पर ये प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसकी खामी क्या है? खामियाँ ये हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लोग इसका रिस्पॉन्स दें,
क्योंकि अक्सर क्या होता है डाक से जो चीज़ पहुंची हुई है तो लोग उसका उत्तर नहीं देते हैं। साथ ही साथ जो निरक्षर व्यक्ति हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, उनको पढ़ना ही नहीं आता है, तो वो इस तरह से इस डेटा कलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और जो ये उत्तरदाता है ज़रूर नहीं है कि पूरा का पूरा ही उत्तर दे, वो आधा अधूरा भी भेज सकता है, या बहुत से हो सकता है कि बहुत से प्रश्न उनके समझ में ना आए, तो ऐसी स्थिति में वो कुछ प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं। तो इससे जो हमें डेटा मिलेगा वो डेटा कलेक्शन कम होगा या वो शुद्ध डाटा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारी ये विधि है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है वहाँ पर इस तरह की विधियों से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये काफ़ी उपयोगी विधि है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसने जो आंकड़ा इकट्ठा करने की विधियाँ हैं उसमें भी इजाफा कर लिया है। अब आप SMS से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही साथ अब ऑनलाइन डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। आप किसी को लिंक भेज दें और उस लिंक में आपने क्वेश्चनर अटैच कर दी, जो व्यक्ति है उसके क्वेश्चनर वो भर के उसी समय उसको सबमिट कर दे और आपके पास डेटा आ जाएगा। बहुत सस्ती विधि है, बहुत इफेक्टिव विधि है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि केवल उन्हीं के लिए है जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं या जो इस तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग जानते हैं, वही इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो हम इन तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी वो विधियाँ जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे वो है जनसंख्या और प्रतिदर्श या सैंपल और सेंसस। देखिए, जनगणना से मतलब है कि जिस क्षेत्र में हम डेटा इकट्ठा करते हैं उसके प्रत्येक यूनिट का अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो वो हम जनगणना कहलाते हैं। देखिए, हर 10 साल में हमारे देश में भी जनगणना होती है जिसमें प्रत्येक नागरिक से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, तो उसको हम जनगणना कहते हैं। इसी तरह से अगर जो हमारा अनुसंधान का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अगर हम डेटा इकट्ठा करें तो वो जनगणना कहलाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस क्षेत्र विशेष से आप जिस चीज़ के भी आंकड़े ले रहे हैं उसके प्रत्येक यूनिट से अगर हम आंकड़े इकट्ठा करें तो उसको हम जनगणना कहेंगे। तो इसकी खूबी ये है कि इससे आपको शुद्ध आंकड़े मिल जाते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक यूनिट के आंकड़े मिल जाएंगे, तो जो आपका निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होगा। लेकिन इसमें जो खामी है वो खामी ये है कि बहुत ज़्यादा खर्चीली है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये इसमें खामी है। तो इससे बचने के लिए एक और तरीका है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग या प्रतिदर्श। देखिए, सैंपल या जिसको हम प्रतिदर्श कह रहे हैं वो किसी एक समष्टि में से एक जैसी यूनिट अगर हमारे पास है तो उन सभी यूनिट से हम डेटा कलेक्ट ना करके कुछ ही यूनिट से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो जो कुछ यूनिट हमने सेलेक्ट किए हैं उसको हम सैंपल कहते हैं। इसको उदाहरण से ऐसे समझिए कि आप चावल बना रहे थे, अगर चावल बन गए हैं या नहीं बने हैं इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, केवल 1 या 2 चावल के दाने लेते हैं और उनको अपने हथेली पर मसलते हैं। अगर वो मसले गए तो इसका मतलब है चावल बन गया है, तो हम मान लेते हैं कि सब चावल बन गए, क्योंकि सब एक ही जैसी यूनिट हैं। तो अगर 1 या 2 दाने पक गए हैं तो इसका मतलब सब पक गए हैं। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप सारे ब्लड का टेस्ट नहीं कराते हैं, केवल कुछ ही बूंदें या समझिए आप कुछ ml 1 ml या 2 ml खून देते हैं और पैथोलॉजी उसकी जांच कर लेती है, जिससे पता चल जाता है कि हमारे सारे बॉडी में जो खून है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, कौन सी बीमारी है। तो सब देने की ज़रूरत नहीं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ही जैसी यूनिट्स है, यानी सब एक जैसा ही है। तो जहाँ हमारे पास एक जैसा जो ग्रुप हो तो उसमें से सभी को ना चुनकर केवल कुछ लोगों को चुन लिया जाए, तो इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग भी 2 तरह की है, एक है रैंडम सैम्पलिंग और एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को हमारी किताब में यादृच्छिक प्रतिचयन लिखा हुआ है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को अयादृच्छिक प्रतिचयन लिखा हुआ है। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब जिसमें कोई क्रम नहीं है, यानी किसी भी क्रम में से कोई भी व्यक्ति को चुना जा सकता है। यानी एक ग्रुप है तो इस ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को चुन लें बिना किसी क्रम के, तो वो रैंडम सैम्पलिंग हो गई। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमने 50 बच्चों की कक्षा में से किसी बच्चे से प्रश्न पूछना है और हमने 50 बच्चों के नाम पर्चियों में लिखकर उसको एक बॉक्स में डाल दिया है, और किससे पूछना है वो उसके लिए हमने उस बॉक्स में से एक पर्ची निकाली और जिस पर्ची में खोल के जिसका भी नाम आया हमने उससे प्रश्न पूछ लिया। तो ये जो विधि है इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग।
इसमें हर एक बच्चे के यानी हर एक स्टूडेंट के चुने जाने का पूरा अवसर उसको प्रदान हो जाता है। तो ये होता है रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम पर्ची निकाल कर लॉटरी विधि के द्वारा या ड्रम विधि के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से इन विधियों से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि इसमें हम बिना किसी क्रम के बजाय अपनी सुविधा अनुसार कुछ स्ट्रैटा बना दें, यानी कुछ स्तर बना दें और उनसे चुनें। जैसे हमने कहा कि 50 बच्चों की क्लास है कि हर 5वें बच्चे से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें हर 5वां बच्चा जो है वो प्रश्न के दायरे में आएगा और हर 4 बच्चे वो छूट जाएंगे। उन्हें पता है कि हमारा नंबर इसमें नहीं आएगा। या हम इसमें कोटा निर्धारित कर सकते हैं कि हमने कहा कि जिन बच्चों के नंबर 40% से कम है उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जो 40% से कम वाले बच्चे जिनके नंबर आए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ऊपर वाले बच गए। साथ साथ हम अपने उद्देश्य के हिसाब से भी इसमें चूज़ कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से भी हम चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि 4 गाँव से हमने डेटा इकट्ठा करना है और हमें जो गाँव ज़्यादा सुविधाजनक लगा, जो ज़्यादा नज़दीक लगा, हमने वहाँ से डेटा कलेक्ट किया। तो इस तरह का जो सैम्पलिंग है इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं, फ़ायदा तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, आपको हर जगह जाना नहीं पड़ता। एक ही तरह के डेटा लेने के लिए आपको सभी व्यक्तियों के पास जाकर अपनी जो धन है और अपना समय है उसको वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, जो हमें आंकड़े इकट्ठे करते हैं इसमें भी एरर आ जाती हैं, यानी त्रुटियां आ जाती हैं। तो जो सैंपल में लेने में एरर आती हैं उसे कहते हैं सैम्पलिंग एरर। और जो सैंपल लेने के बाद अन्य कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, यानी सैंपल से हट के जो त्रुटियां हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर या अप्रतिचयन त्रुटियां। वो क्या क्या हैं थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम सैम्पलिंग एरर की। देखिए, सैम्पलिंग एरर में सबसे पहले ये होता है कि अगर आपने जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली ही दोषपूर्ण बनाई हुई हो, यानी प्रश्नावली सही नहीं बनाई हो, तो उससे जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो भी गलत होंगे। साथ ही साथ कि अगर आप प्रश्नावली में गए हैं और आपको सारे आंकड़े नहीं मिले और आपने अधूरे आंकड़ों को लेकर ही अगर आपने निष्कर्ष निकाल लिया तो वो जो है आप लगा सैम्पलिंग एरर हो गया। साथ ही साथ जो हम आंकड़े ले रहे हैं अगर उनका आकार सही नहीं है तब भी जो एरर आ जाती है वो सैम्पलिंग एरर। मान लीजिए आप 5 परिवार हैं और 5 परिवारों की जो वार्षिक आय है उसके बारे में जांच करना चाह रहे हैं। तो आप देख लेंगे पहले 4 परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000 रुपये है, और जो 5वां परिवार है उसकी आय 2 लाख रुपये। तो अगर आप उन सबको यहाँ पर मिला देंगे तो सबकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि वास्तव में सबकी आय इतनी नहीं है। तो इस तरह से जब हम सैम्पलिंग का जो आकार ले रहे हैं, यानी जो हमारे डेटा का आकार है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो अगर हम उसको इसमें शामिल कर देंगे तो उससे जो एरर आएगी उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की कि नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। नॉन सैम्पलिंग एरर ये सैम्पलिंग एरर से ज़्यादा त्रुटिपूर्ण होती है, यानी ये ज़्यादा गंभीर है। तो इस तरह की त्रुटियाँ नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। तो नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होता है कि कई बार हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो डेटा इकट्ठा करने में त्रुटियाँ आ गई हैं। यानी मान लीजिए आपने किसी को भेजा कि जाइए औसत लंबाई नाप के लाइए बच्चों की, और 4 ग्रुप हैं, आपने 4 ग्रुप को भेजा और एक ग्रुप ने क्या किया, लापरवाही बरती। उनका फीता जो है समझिए कि 2 इंच छोटा था और उन्होंने उससे नाप दिया, और उसके बाद जो उन्होंने आंकड़े दिए और सभी के ग्रुप के आंकड़े जब मिल के आएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भ्रामक आएगा। तो अगली जो त्रुटि है जिसको हम कह सकते हैं अनुत्तर संबंधी त्रुटियाँ, ये इस तरह की त्रुटियाँ हैं कि आप किसी व्यक्ति के पास डेटा कलेक्शन करने गए और उसने आपको आधे अधूरे उत्तर दिए और आपने उस आधे अधूरे उत्तरों को ही अपने अनुसंधान में शामिल कर लिया पूरा समझकर, तो जो आंकड़े आएंगे यानी जो रिज़ल्ट आएगा वो भी गलत आएगा। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर है। और जो तीसरी सैम्पलिंग एरर है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग बायस, यानी जो अनुसंधान करता है वो अपने पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ व्यक्तियों के या कुछ डेटा को इकट्ठा कर लेता है या उसको प्राथमिकता दे देता है। तो इस तरह से भी आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाती है। तो ये तो हमारा सेकंड टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ आप और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं।